अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के मामले पर सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए। दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ा कार को ख़त्म करने का मुआहदा किया था। मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज़ अब भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सज़ा नहीं। जिस पार्टी के खिलाफ भी वोट देना है खुल कर दें। सज़ा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का सब ने सुना है, शवाहिद किसी के पास नहीं है। अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन एक सियासी दस्तावेज है। आइनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होने का कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते। अपने दलाइल में एडवोकेट जनरल सिंध ने इलेक्शन कमीशन के तरमीम के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत याद दिला रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान पीपल्स पार्टी के पास आ रहे हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली जानते हैं कि ये हुकूमत जा रही है और उनके मेंबरान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। किसी को अरकान पार्लियामेंट के वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो चोर दरवाज़ों से सेलेक्टेड को सेनेट में अक्सरियत दिलाए। अगर ज़बरदस्ती अरकान सूबाई असम्बली को खुफिया वोटिंग और मर्जी से वोट के हक को छीना गया तो ये जमहूरियत पर हमला है। बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात की वजह से हुकूमत इतनी परेशान हो चुकी है कि हर इदारे को मतनाज़ बना रही है। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पर चलाना चाहते हैं तो कभी वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और किसी न किसी से सेनेट इलेक्शन में धांधली करवाना चाहते हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि वो ओपन बैलेटिंग और खुफिया रायशुमारी दोनों के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए अपने जो सियासी राब्ते हैं उनको तेज़ कर दिया है। सियासी हलकों की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से जो मुबैना नाराज़गी है उसका फ़ायदा यूसुफ रज़ा गिलानी को होगा और शायद जहांगीर तरीन की हिमायत की वजह से पीटीआई के जनूबी पंजाब से मुंतखब जो अरकान हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। मगर आज जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज़ शेख को मदद करने की यकीन दहानी करा दी है, उनको सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी है। जहांगीर तरीन की जानिब से पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सियासी राब्तों का आगाज़ भी हो गया है। एक तरफ पंजाब से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दो सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवार परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात जो थे उनको मंजूर किया। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले वकील ने यह एतराज़ उठाया कि परवेज़ रशीद पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन सेनेट उम्मीदवार से इस बात का बयान हल्फी लेने की तैयारी कर रहा है कि उम्मीदवार इंतखाब में करप्ट प्रैक्टिस और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें मुस्तकबिल के सेनेट वीडियो स्कैंडल्स को रोकना चाहती हैं या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला रखना चाहती हैं। अब सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत पर अमल क्यों नहीं करना चाहती हैं। सवाल ये भी अहम है कि क्या हुकूमत को ओपन बैलेट की सूरत में भी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इस पर हम आज बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला साहब, लेकिन उससे पहले नाजरीन हम ये भी कहना चाहेंगे आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह वफ़ात पा गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उन्हें जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मुझे ज्वाइन करें डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए गए कि बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए। मिसाक जमहूरियत का वो मुआहदा
जो हुकूमत भी आज डिस्कस कर रही है, हर टीवी प्रोग्राम में भी ये डिस्कस हो रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत में इस बात पर एग्री किया था कि जो सेनेट के इलेक्शन है ये ओपन बैलेटिंग पर होने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जब इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि क्यों माजी में 5 साल आप लोग भी रहे, नून लीग भी रही, लेकिन अपने अपने अदवार में आप लोग इन लोगों ने कोशिश नहीं की कि आईनी तरमीम की जाए, ओपन बैलेटिंग के लिए हम इस जो रूल है इसको बदलें। तो सर आज अगर सवालात उठ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सही उंगली उठाई जा रही है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी पर? शाजिया, ये तो आप नैब ऑर्डिनेंस के लिए भी कह सकती हैं कि दोनों हुकूमतों ने ये क्यों नहीं चेंज किया और नैब के ऑर्डिनेंस को क्यों नहीं अमेंड किया, और जब पीटीआई अपना ऑर्डिनेंस लेके आई तो तब क्यों नहीं इसको ऑर्डिनेंस को पास किया। देखें, ये पॉइंट पे एक्चुअली कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। वो इसलिए है कि जो भी पार्लियामेंट जब भी डिसीजन करे वो पार्लियामेंट्री डिसीजन है। मैं नहीं समझता किसी इदारे को या किसी को भी इसमें हक है कोई कमेंट देने के लिए। हाँ, ये आप जरूर कह सकते कि जी ये अगर शो ऑफ हैंड्स की बात थी तो ये इलेक्शन से 1 महीने पहले कौन शो एग्री करेगा। जब आप 1 साल पहले अगर इसको मूव करते या 2 साल पहले मूव करते, क्योंकि कई आपने कमेंट सुने होंगे कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ अगेंस्ट चेयरमैन सेनेट और मेरे, तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। तब तो सबने कहा कि सीक्रेट बैलेट बहुत जरूरी है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि देखें, जो भी इस टाइप के डिसीजंस होते हैं वो एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन के बाद ये डिसीजन ले सकते हैं आप। ये कहना कि जी उस वक्त क्यों नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, अब क्यों नहीं हुआ, उस वक्त नहीं हुआ, तो ये गलतियां तो सब लोग करते हैं और फिर उन गलतियों को फेस भी करते हैं। तो उसको गलती कहा जाता है, बार बार गलती हो तो उसको बेवकूफ़ी कहा जाता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल ये कंसर्न तो है कि कोई रास्ता होना चाहिए कि इस करप्शन को, इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकता है ना। देखें, तशरीह करना और चेंज करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट को कतई ये हक नहीं है कि वो आइन को चेंज करे। तशरीह करना, yes, if Supreme Court wants to explain, yeah, they can explain, but उसको चेंज करना सुप्रीम कोर्ट का हक भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ये लिख के दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और ये मैटर इज वेरी क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है कि जी they want to become a party to this debate, वो एक अलग चीज है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये कतई मैंडेट नहीं है कि वो पाकिस्तान के आईन को चेंज करे। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 226 की भी बात कर रहा है, ठीक है, अगर जाहिर है 226 में है कि खुफिया ही होंगे, जो है ना, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ये इलेक्शंस होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साथ ये भी तो कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कल को अगर इलेक्शंस पर शकूको शुबहात होते हैं तो ये इख्तियार होना चाहिए कि जो वोट हुए हैं उसको इलेक्शन कमीशन उसकी जांच पड़ताल कर सके, उसको देख सके। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 100% ठीक की कि ताक़यामत तो जो वोट है वो खुफिया नहीं रह सकता। कल को अगर शकूको शुबहात हैं, आपने जांच पड़ताल करनी है, कोई कार्रवाई करनी है, तो कोई तरीका तो होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन देख तो सके। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो वोट नो कॉन्फिडेंस में हुए थे कि वो 14 लोग कहां गए आज तक, वो डिस्क्लोज हुए? आप मुझे इसका जवाब दें। कहीं मीडिया ने तो जरूर उस बात को उठाया, क्योंकि सारी दुनिया ने सवाल उठाती हूं कि फिर चेयरमैन सेनेट के लिए भी यही इलेक्शंस के, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए भी फिर यही रूल होना चाहिए, वो भी ओपन बैलेटिंग में ही होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल व्यू हो सकता है, आपका एक पर्सनल व्यू हो सकता है, बट कलेक्टिव व्यू ऑफ द पार्लियामेंट टू टेक अ डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सीक्रेट बैलेट डला है तो उस वक्त भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोगों ने इस पे डिबेट की होगी, लोगों ने सोचा होगा कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। आप सोच रही हैं कि वो भी किसी के ऑर्डर पर डल गया? कमेंट है, ये हकीकत है, सच है, बिल्कुल सही बात है, कंसेंसस से ही हुआ था। तो मैं सिर्फ ये आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जरूर बोले, अगर वो समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दोबारा कंसिडरेशन की रिक्वायर्ड है, वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट करे,
वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट करे। और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जी इस आर्टिकल को देखें, इस लेजिस्लेशन को देखें, इस लॉ को देखें, दिस रिक्वायर्स, या नया लॉ भी बनाना है तो उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जी ये नया लॉ बनाया जाए। और मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। मगर ये कहना कि जी ये दिस शुड बी लाइक दिस, तो मैं समझता हूं कि दैट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट्स प्रेरोगेटिव टू टेक अ डिसीजन। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो नहीं लिया सर, हुकूमत लेके गई, एक सियासी जमात लेके गई है सुप्रीम कोर्ट ने, आज खुद नोटिस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट में। एक मामला गया है, ले जाया गया है एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में। जब भी पार्लियामेंट में जब भी चीजें नहीं हल होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं लोग लेके। मगर इसका ये मतलब नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट ले गए तो सुप्रीम कोर्ट आपकी लाइन टो करना शुरू कर। सुप्रीम कोर्ट तो टेंसी की बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है कि भाई आप लोगों के पास ऐसा क्या तरीक़ाकार है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि कल को इंतखाबात पर सवालात उठें तो पता चल सके कि किसने करप्शन की है, किसने खरीदो फरोख्त की है, कौन बिका है, कहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। लेकिन हमें तो अफसोस इस बात पर होता है कि एक तरफ हम साफ और शफाफ बनाने के लिए बहस कर रहे हैं, लेकिन उधर पीपल्स पार्टी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही है कि जो हुकूमत के लोग हैं वो हमें ही देंगे। आज भी बिलावल भुट्टो ने यह बात की है। उधर वजीर आजम है वो भी ये कहते हैं खुफिया बैलेटिंग भी अगर होती है तो अपोजिशन वाले ही रोएंगे। मतलब कि एक तरफ हम साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए बहस हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी भी बातें हो रही है कि उधर का बंदा इधर आएगा, इधर का बंदा उधर जाएगा। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, वो अगर वो आप कहेंगे और आप ये समझते हैं कि ओपन बैलेट में नहीं होगा तो वो भी आपकी गलतफहमी है। जहां ओपन बैलेट के एडवांटेजेस हैं वहां ओपन बैलेट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप ये ना समझें कि ओपन बैलेट का सिर्फ एडवांटेज है, नो, ओपन बैलेट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और वो जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। सर मेरे प्रोग्राम में कल रहमान मलिक कहा कि जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर जनूबी पंजाब से जो मुंतखब MNAs है ना, ये गिलानी साहब को वोट देंगे। और आपको भी पता है वहाँ पर हुकूमत के ज़्यादा लोग हैं, MNAs की तादाद वहाँ पर ज़्यादा है। तो समझ में नहीं आ रही है कि अब इसको अगर गिलानी साहब जीत जाएंगे तो इसको ज़ाती ताल्लुकात का नाम दिया जाएगा। कल को फिर 2 साल बाद बातें जो है ना वो सामने आएंगी, हो सकता है वीडियो सामने आ जाए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसा चला। तो ये आज भी हम कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात की सर? ये बात की कि जिसकी जितनी नुमाइंदगी बनती है उतनी सीटें मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर किसी पार्टी को सीट्स मिली तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। लेकिन हम आज फिर वही बातें कर रहे हैं कि जहां जिस पार्टी की नुमाइंदगी ज्यादा है हम कह रहे हैं नहीं, हमें ही वोट मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वोट एक पर्सनल राइट है एक पार्लियामेंटेरियन का। मैं अगर किसी को वोट देना चाहता हूं तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं किसी और को वोट दूं। और ये राइट आप जब जाते हैं जनरल वोटिंग करने के लिए जनरल इलेक्शन में, तो क्या आपसे पूछा जाता है आप किसको वोट देंगे? सर डिसिप्लिन भी तो किसी चीज का नाम है ना, तो फिर पार्टी एक्ट में अपने पार्टी रूल्स को भी बदलें कि फिर तो ये चीज़ वाज़ी होनी चाहिए ना, पार्टी रूल्स में भी, पार्टी एक्ट्स में भी, कि कोई अपने ज़मीर के मुताबिक जिसको मर्जी वोट दे, पार्टी को दे या ऑपोजिट किसी पार्टी को वोट दे, फिर पार्टी को भी जो है ना वो इस पर सवाल उठाने का हक नहीं होना चाहिए, फिर खुली इजाज़त हो सबको। देखिए वो एक अलग चीज़ है, पार्टी रूल्स हैव नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी रूल्स आर योर ओन पार्टी रूल्स। आप जैसे रूल्स बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, उसको कोई आपको रोक नहीं सकता। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप जब वोट करने गई, आपसे किसी ने पूछा कि आप किसको वोट दें? लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है, सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, जनरल इलेक्शन को इन इलेक्शन के साथ ना जोड़ें सर, यहाँ पैसा चलता है, करप्शन होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, मैंने नहीं सुना कि हमारी पार्टी कोई सेनेटर पैसे दे के आया हो और कोई सेनेटर ने पैसे इस्तेमाल किए हो। 2018 में हुआ था केपीके से 2 सेनेटर्स कैसे निकाल लिए थे पीपल्स पार्टी ने? ये भी 2 पर्सनल पार्लियामेंटेरियंस का एक्ट है। जैसे मैं करप्शन के लिए कहता हूँ कि अगर आप करप्ट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, आपको कोई कह नहीं सकता कि आप करप्ट हो, आपका डिसीजन है। अगर आपने अपना वोट बेचना है तो ये आपका डिसीजन है। अगर आपने
किसी जिसको बेचना है और जिसने खरीदना है वो उसका डिसीजन है। ये तो आप शेख रशीद वाली बहन है, जिसने बिकना है उसने हाल हार में ही बिकना है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग हो या खुफिया बैलेटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने बिकना है उसने बिक जाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक्ट पर्सनल है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी पार्टी, और दिस इज समथिंग that happens all over the world. It doesn't happen in Pakistan. This happens in every parliament of the world. आप ये कहें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी सेनेट सलीम मानवीवाला साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, एक तरफ इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए, ओपन बैलेटिंग के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी हैरानगी होती है जब दोनों तरफ से खुल्लम खुल्ला ये बातें की जाती हैं। ऑपोजिशन कहती है कि जो हुकूमत के लोग हैं वो हमें ही वोट देंगे। आज बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की कि हमें ही वोट मिलेंगे। कल रहमान मलिक साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जनूबी पंजाब से सपोर्ट हासिल होगी। दूसरी तरफ हम वज़ीर आज़म साहब की जब बात सुनते हैं वो कहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग भी हो तो ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ हम चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग रुके, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जब बयानात दिए जाते हैं, ऐसे बयानात की रोशनी में अगर सीक्रेट बैलेटिंग ही होती है तो कैसे इसको इंश्योर किया जाएगा कि वाकई इस बार जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं ये साफ और शफाफ हुए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुए हैं? शुक्रिया शाजिया, और बिल्कुल आपकी ये सवाल बिल्कुल ठीक है, और यही सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ बार बार उठाती रही है। और आपको याद होगा 2016 में जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि होने चाहिए, और हमने तो वो जो मसवदा बना था इलेक्टरल रिफॉर्म्स का उसमें ये लिखा हुआ था, वो इन्होंने रद्दी में डाला, और इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड है कहने का कि नहीं ये नहीं हो सकता, पहले कह के उसके बाद नहीं कर सकता। तो अगर हम पूछते हैं हॉर्स ट्रेडिंग है, हमेशा होती है, लास्ट टाइम भी हुई, उससे पिछली दफा भी हुई। अगर हम पूछते हैं कि जी इसके अंदर जमीर फरोशी होती है, हमेशा होती है, तीनों पार्टियां मानती हैं। इन दो पार्टियों ने पीडीएम की साइन भी किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद इन्होंने हर दफा कहा कि जी ये इंतखाबात रिग्ड होते हैं, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है। जब ये सारा कुछ सही मानते हैं तो जब हमने कहा कि शो ऑफ हैंड्स कर दें तो उसके बाद इन्होंने वॉकआउट्स करने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब फर्क साफ जाहिर हो गया है कि पीडीएम जो है वो जो पूरी इनकी मूवमेंट थी कि जी हम धांधली के खिलाफ बाहर निकले हैं, वो तो अब धांधली के साथ खड़े हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े हैं, वो नॉन ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़े हैं, वो जमीर फरोशी के साथ खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं, इसीलिए हमने तीनों एवेन्यूज पे पूरा ट्राई किया। एक हम पहले बिल लेके आए, अक्टूबर का आया बिल। हर दफा ये क्या करते हैं, फैटिफ की दफा भी इन्होंने कहा जी पहले एनआरओ दें फिर हम बात करेंगे, इस दफा भी यही कह रहे हैं। उसके बाद आप हर जगह भी आए कि अगर आप ऑर्डिनेंस भी लेके आए, आप सदारती रेफरेंस भी कर दिया, यानी तरमीमी बिल भी ले आए। एक काम जो करना चाहिए था जो नहीं कर पाए आप लोग, वो ये था कि ऑपोजिशन के साथ बात होनी चाहिए थी। पहले ऐसा माहौल बनाना चाहिए था पार्लियामेंट का, उनको एतमाद में लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेटिंग से करने की बात करनी चाहिए थी, तो शायद कुछ ऐसा माहौल बन सकता था कि ओपन बैलेटिंग की तरफ ऑपोजिशन आ सकती। ये काम आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने तो हर जगह ही महाज खोल दिया। इसमें देखें शाजी, एक बड़ा आसान तरीका है, आप जरा लाइव दिखाई जाती है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, आप रिवाइंड कर करके रोज की प्रोसीडिंग्स देख लें। ये पहले बिजनेस एडवाइजरी होती है, सारी पार्टियां मिलके स्पीकर के साथ बैठ के फैसला करती हैं कि आज इस तरह से काम चलना है। वहां पहुंचते ही ये पहले सेशन में जब बिल पास करना था, इनसे डिस्कशन हुई, अग्री हुआ, ये एक तस्वीर ले आए शहबाज शरीफ की, एक तस्वीर ले आए खुर्शीद शाह की, और उनको चेयर्स पे रख के इन्होंने अभी हम बोलना शुरू हो रहे थे कि इन्होंने कहा हम आपको नहीं सुनेंगे और वॉकआउट कर गए। फिर दोबारा इन्होंने कोरम कॉल कर दिया। फिर हर रोज ये होता है। और मसला क्या है? मसला ये है कि इनके लोग जो जिन पे केसेस हुए हैं
उनको रिहा किया जाए। एनआरओ मांग रहे हैं, हमारी करप्शन, हमारे केसेस, हमारी जितनी भी हेराफेरियां मौकिफ की वजह से ऑपोजिशन आप लोगों से बात करना चाहती नहीं है। वो कहते हैं जिस भी मामले पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं, बाहर आके आप लोग एनआरओ का राग अलापना शुरू हो जाते हैं। तो जब माहौल आप लोग ऐसा बनाएंगे कि एक तरफ आप बात करना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप एनआरओ की बात करेंगे, तो ऐसे तो मामलात आप लोग 5 साल के अगले 10 साल भी ऑपोजिशन के साथ नहीं चला सकते। देखिए, एक तो बड़ी क्लियर बात है ना कि हम बिल्कुल किसी किस्म की इनको कंसेशन नहीं देंगे। वो कहते हैं मांगी किसने, तो किसने कंसेशन मांगी है? अच्छा, मैं आपको फवाद चौधरी साहब ने भी कहा बैकडोर राब्ते किए हैं मरियम ने बाहर जाने के लिए, तो जरा बता भी दिया करे ना किसने किससे राब्ते किए। ये मेरे पास है मुसवदा, ये मैं सामने आपको दिखा रही। हर दफा ये 34 शिकायत आ जाती हैं। कभी वो कहते हैं खुर्शीद शाह का केस है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ का केस है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ का केस है, कभी कहते हैं मरियम को बाहर जाने दें आप ये करने। और मरियम साहिबा भी मान गई कि हाँ मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। बैकडोर राब्ते हुए किससे हैं? ये भी तो बता देना, कंफ्यूज करके आवाम को छोड़ देते हैं आप लोग। बिल्कुल पैगाम भिजवाए गए हैं, हुकूमत को भिजवाए गए पैगाम, और बैकडोर राब्ते आपको पता है वहाँ नहीं, मैं मरियम बीबी क्या करंट बात कर रही हूँ। जो फवाद चौधरी साहब ने करंटली कहा है कि बैकडोर राब्ते किए हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, जो सर्जरी की बात कर रही थी वो नहीं। हमारे साथ तो जो राब्ते हैं वो किसी के थ्रू करवा रहे हैं वो, और पैगाम भिजवा रहे हैं, लेकिन हमने ये कह दिया है। इसीलिए तो आप देखें कि होता क्या है, किसके थ्रू, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग, किसके थ्रू पैगाम भिजवा रही हैं मरियम बीबी? क्या मतलब, क्या किसके थ्रू क्या पैगाम भिजवा रहे हैं? बीच पे कोई बंदा है जो करते हैं, जो म्यूचुअल जानने वाले हैं, वो पैगाम भिजवाते हैं। ऑब्वियसली उनके नाम लेना तो ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं मरियम, और मरियम मान गई है। मरियम ने कहा है कि हाँ मैं बाहर जाना चाहती थी, मरियम ने कहा है कि छोटी सी सर्जरी है, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, वो कह रहे हैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको हर तरफ से धुतकार दिया गया है, हर तरफ से। बात बड़ी सिंपल है शाजिया, बात ये है कि वो ये सारा लॉन्ग मार्च, ये सारा पीडीएम, आप सोचें कि अब ये कहते हैं कि नहीं हम इस्तीफे दें, फिर आप कहते हैं धांधली है, अब उसी धांधली ज़्यादा सेनेट में ये वापस आ रहे हैं और ना इस्तीफे दे रहे हैं बल्कि बंदे खड़े कर रहे हैं, उनको इलेक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मार्च में हम लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर इस्तीफे दे देंगे। तो इससे ज्यादा तो मज़का खेज कोई बात ही नहीं है। इसीलिए उनको पहचान चुकी है। और जहांगीर तरीन साहब से जो राब्ते हो रहे हैं या उनका बात हुई है हफीज शेख साहब से, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर सब जानते हैं कि वो माहिर हैं जोड़ तोड़ की सियासत में, उधर के बंदे इधर लेके आना, इधर के बंदे उधर लेके जाना। तो जहांगीर तरीन साहब जो शुगर स्कैंडल में उनका नाम है, फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह चुकी है कि सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर एक ऐसा शख्स जिसका शुगर स्कैंडल रिपोर्ट में नाम भी है, इल्ज़ामात भी हैं उन पर, अवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले गए, तो क्या मॉरली एथिकली ऐसे शख्स की सपोर्ट जायज़ है? अब मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? और कि ऐसे कोई राब्ते हैं? हफीज शेख साहब से राब्ते नहीं हुए उनके? उन्होंने सपोर्ट की यकीन दहानी नहीं कराई? मुझे भी इस बात का कतन कोई इल्म नहीं। अच्छा, लेकिन ये खबर है कि हफीज शेख साहब से बात हुई है जहांगीर तरीन साहब की, और जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पूरी सपोर्ट जो है ना वो देने का उनको ऐलान किया और कहा है कि मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं इस बात की प्रिवी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगी कि मुझे पता ही नहीं। ठीक है, और एक आखिरी सवाल, अब ज़ाहिर इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ने राय देनी है, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन भी 226 आर्टिकल का ज़ाहिर बात कर रहा है कि खुफिया बैलेटिंग से ही होगा। तो अगर खुफिया बैलेटिंग से ही होता है इलेक्शन, तो क्या हुकूमत उतनी ही पुरुमीद है कि वाकई जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि जितनी जिसकी सीटें बनती हैं उतनी ही मिलनी चाहिए, उतनी ही सीटें आपको मिलेंगी? लेकिन बात क्या है, यही तो इबामात थे जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि शो ऑफ हैंड्स हो, फिर ये इबाम नहीं रहता, ठीक है ना। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि जी वही सारा प्रोसेस हो, बस पीछे नाम लिख दें वोट के, सिर्फ इतनी सी एडिशन होनी है। लेकिन चूंकि ये जमातें नहीं मानी और इनकी पूरी इंटेंट है, मुराद अली शाह ने कहा है कि हम 10 सीटें मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि कोशिश तो वो करेंगे ज़मीर खरीदने की। और हमारा एक्सपीरियंस है
कि लोग जो हैं पिछले 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि वो इस तरह से बिक जाते हैं। अगर बिक जाते हैं तो इसको हमें स्टॉप करना चाहिए एज पार्लियामेंटेरियंस एंड एज गवर्नमेंट। और वो कैसे हो सकता है? वो आप लेजिस्लेशन से कर सकते हैं। लेजिस्लेशन पे मान नहीं रहे क्योंकि इनकी नीयत है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के साथ, करप्शन के साथ, धांधली के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, अब जाहिर है आप भी अपडेट हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जो हेयरिंग हो रही है ओपन बैलेटिंग के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए कि जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए, अगर किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अब मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी जिसकी सीटों के हिसाब से नुमाइंदगी बनती है उतनी मिलनी चाहिए, लेकिन मसला तो यही है ना कि इंश्योर कौन करवा सकता है, कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी और पैसा नहीं चलेगा? सवाल तो अपनी जगह पे खड़ा है। देखा जी, असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राय लेना चाहती है, उनका तो ज़हरन मकसद तो यही है कि आप कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म तरीका हमें बताएं कि जिससे हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम हो सके। लेकिन बात ये सब के रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स में इनकी कोई ऐसा कोई कानून साजी नहीं होती इनके रिमार्क से, ना कोई जजमेंट है। ये उनकी राय है, जैसे मैं राय दे रहा हूँ, आप राय दे रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान राय दे रहे हैं। लेकिन ये मेरी नज़र में इंतहाई अदब के साथ नाकस राय के तहत मेरी तो गुजारिश ये होगी कि ये तो वोटर का और इसके बाद जो उनका जो उम्मीदवार है कैंडिडेट, उनका आपस में बहमी ताल्लुक होता है। अब उसी ताल्लुक की बना पर वो जिसको चाहे वोट दे, जिसको चाहे वो इलेक्ट करवाए, तो ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ये तो ये कहना कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जिसकी सीटें बनती है उतनी सीटें देनी चाहिए। लेकिन पैसे को फिर जाती ताल्लुकात का नाम दे दिया जाता है, फिर क्यों हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचता है? फिर तो कल को हर कोई ये कहेगा भाई जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मुझे वोट मिले। ज़ाहिर है वो हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे, जाती ताल्लुकात भी करेंगे, सारे मामला चलते रहते हैं ना। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कहाँ स्टैंड करता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी को क्या कहेगा कि आपकी पंजाब में 4 सीटें बनती हैं, आपकी 5 कैसे आ गई या 3 कैसे आ गई? हाँ। तो ये तो उनका अपना आपस के ताल्लुकात है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के उसका अपने ज़मीर का ताल्लुक समझ लें। एक और बात भी होती है, हर मामले में पैसा बहुत कम चलता जरूर है, लेकिन बाज़ खास मखसूस मामला होते हैं जहाँ पैसा चलता है, बाकी वो पार्टी अपने मफादात को देखती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से चले खुफिया बैलेटिंग से ही हो जाए, लेकिन सर कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीक़ाकार भी तो होना चाहिए कि कल को इलेक्शन के हवाले से अगर शकूक शुबात उठते हैं तो इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल तो कर सके और वोटों की तस्दीक तो कर सके, किसने किसको वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियार होना चाहिए सर। ये उसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एक हल्फनामे की तजवीज़ पेश की है कि हम कैंडिडेट्स के से बाकायदा हल्फ ले लें कि आपने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, ये पैसा का लेन देन नहीं किया, करप्शन नहीं की, जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 168, 167 है उसके मुताबिक आपने कहीं रिश्वत नहीं दी, तरगीब नहीं किया, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। ये एक बाकायदा खूबसूरत तरीके का एक हल्फनामा जो है, अगर वो बाकायदा ऑथ कमिश्नर से दस्तखत करवाने के बाद वो पेश कर दें और कल को कोई ऑडियो को वीडियो आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसी हल्फनामे की रोशनी में उसको ताहयात नाहल करार दे सकता है। ये बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आ चुकी है, जजमेंट आ चुकी है। जस्टिस आकिब निसार ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कागजात नामजदगी है उसके साथ एक हल्फनामा भी मुंसलिक करवा दिया था और वो अभी तक जो है वो बाकायदा हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है और आइंदा इंतखाबात में भी बाकायदा वो कारआमद है। इसीलिए इलेक्शन में पाकिस्तान एक हल्फनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात है जबकि ये जो ठीक है वो आइन की आर्टिकल 59 का हवाला दे रहे हैं कि इस आर्टिकल 59 में कोई भी सीक्रेट बैलेटिंग का जिक्र नहीं है। तो सीक्रेट बैलेटिंग का जिक्र तो सदर का जो इलेक्शन होता है आर्टिकल 41 से लेकर 47 तक, उसमें भी कोई जिक्र नहीं सीक्रेट का। सीक्रेट का एक ही दफा जिक्र कर दिया गया है, वो आर्टिकल 226 में कर दिया। हाँ। उसी आर्टिकल 226 में कहा गया है कि सेनेट का उस तमाम का जिक्र आ गया, सेनेट भी, कौमी असम्बली भी, सदर का इलेक्शन भी, चीफ इसी तरह स्पीकर, कौमी असम्बली का स्पीकर या चेयरमैन
सेनेट, सबका जिक्र आ गया, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, तमाम का जिक्र आ चुका है। तो इसलिए बार बार ये कहना कि जी आइन में ये जिक्र नहीं है या सिक्रेट का जिक्र नहीं है, तो आर्टिकल 226 जो जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, जो तमाम इलेक्शन के मामलात में उन्होंने 3 लफ्जों में समेट दिया कि इलेक्शन जो है वो स्वाय प्राइम मिनिस्टर और इसके बाद अपने जो है ये चीफ मिनिस्टर, ठीक है सर, आइन में तब्दीली भी तो हो सकती है, आइन में तरमीम भी तो की जा सकती है। ये जो आइन का आर्टिकल 226 जो मैंने आपका जिक्र किया, ये आइन का ढांचा है, इसको मौजूदा कौमी असेंबली इसको तरमीम नहीं कर सकती। ये आइन का ढांचा है, ये आइन की रूह है, जमहूरी रूह है। तो सर क्यों आज मिसाके जमहूरियत की भी बातें की गई, मिसाके जमहूरियत की याद दहानी करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में भी? मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिसाके जमहूरियत की क्या वैल्यू है। वो 2 सियासी जमातों का 2 माफिया ग्रुप का मुआहदा हो गया, बाकी पाकिस्तान की 26 सियासी जमातों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र करना क्या वो आइन का हिस्सा है, क्या वो आइन का दिबाचा है? वो मिसाके जमहूरियत, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। और बड़ा अच्छा जवाब दिया सिंध गवर्नमेंट ने कि जनाब सियासत की बातें सियासत रहने दें। ये देख 2 पार्टियों के दरमियान माफिया ग्रुप का एक मुआहदा था, उस माफिया ग्रुप के मुआहदे को आप क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल है, वो क्या दिबाचा है वो जिसका जिक्र किया जा रहा है? तो ये तो जिक्र करना मुझे बड़ी हैरानगी की बात हुई है कि 2 पार्टियों ने अपने मफादात के तहत एक मिसाके जमहूरियत कर ली, और जो सिर्फ अमल दरामद भी नहीं हुआ, जिस पर जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब झगड़ा ही रहा 5 साल तक, उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। अगर इतना ही अमल दरामद करना था तो अपने दौर में वो करवा लेते। बिल्कुल दुरुस्त है ना, हमेशा इन दोनों पार्टियों ने मिसाके जमहूरियत की बात की है, मिसाके जमहूरियत का सहारा लिया अपने मफादात के लिए, लेकिन जब वाकई मुल्की मफाद की बात आती है, करप्शन को खत्म करने की बात आती है, तो जब आप अपने किए हुए मुआहदे से हटेंगे तो इखलाकी तौर पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सवाल तो खैर पूछ लिया, हमें इस पर इतराज, हमें बड़े अदब है, बड़ा उनका एहतराम है, नाक़िस राय है, लेकिन हमें एक इतना बड़ा मुआहदा नहीं था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल, उसके अमल दरामद कहाँ हुआ है? फर्ज कर अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि कानून के तहत आप तब्दीली कर सकते हैं, मतलब कि एक्ट में तब्दीली हो सकती है, तो सर फिर सदारती ऑर्डिनेंस जो है क्या वो काबिल अमल हो जाएगा? देखिए जी, वो राय ऐसे नहीं देगी, वो ये कहेंगे कि आप अपने जो आइन और कानून के मुताबिक में अपनी जो है कानून साजी कर लें, वो एक राय देंगी। अब राय देने पर उस पर अमल दरामद करना अलग बात होती है, राय देना अलग होती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूं जिस पर मैं अपनी कंफ्यूजन भी दूर करना चाहती हूँ। एक फैसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसको आपको फिर अमल दरामद करना होता है, एक राय होती है। सर राय की भी पाबंदी, उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको मानना लाजिम होता है, राय को भी? वो तो पार्लियामेंट की मर्जी है ना जी, पार्लियामेंट जो है वो सुपर इदारा है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुपर बालादस्ती पार्लियामेंट की है। और पार्लियामेंट की है कि अपनी मर्जी पर है कि स्वाबदीद पर है कि उस पर अमल दरामद होता है, 2/3 मेजॉरिटी आती है नहीं आती है, तो 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तब्दीली आएगी ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी आप इसमें अपने तरमीम कर लें, तो 2/3 मेजॉरिटी का तो उनकी मर्जी है, 2/3 मेजॉरिटी के तहत तो तरमीम नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा राय नहीं देती। वो बड़े जबरदस्त जहां हमारे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस हैं, वो सोच समझ कर राय देंगे जी। हाँ, क्यों रेफरेंस जो आया है ना, रेफरेंस उसमें राय पूछी गई, ओपिनियन ली गई है, जजमेंट नहीं आती, ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। वो कहेंगे जी हमारी राय ये है कि आप कानून साजी कर लें तो बेहतर है। अब हमारी पार्लियामेंट के अपोजिशन की मर्जी, जैसे आपने अभी पूछा कि अपोजिशन के हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? वो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन सर आपको तो कैसे हैरानगी नहीं हो रही है? एक और बड़ी अभी भी बड़े खुल्लम खुल्ला ये लोग बातें कर रहे हैं, अपोजिशन वाले भी, हुकूमत वाले भी हुकूमत के लोग तो हमें वोट देंगे, वो कह रहे हैं अपोजिशन वाले रोएंगे। तो ये तो अभी भी बड़ा दबंग तरीके से कहा जा रहा है कि उधर के लोग इधर आएंगे, हम ले लेंगे, शायद इसको नाराजगी का नाम दिया जाए या ज़मीर की आवाज का नाम दिया जाए। बातें तो हो रही हैं सर। बात यह है कि जनाब ये जो बातें कह रहे हैं कि जी वो रोएंगे हंसेंगे, ये तो उनके सियासी बयान है ना। अब आप ये देखें
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तारीख में पहली मरतबा अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया कि आप ये बताएं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसका सबूत और शहायद के साथ 22 फरवरी को तशरीफ ले आए। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दो बड़े अहम वाक़े हुए हैं। एक तो बड़ा अहम वाक़या ये हुआ 70 साल की तारीख में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है तलब कर सकती है, लेकिन रवायत नहीं है। रवायत यह कि चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है उनका जो है प्रोटोकॉल वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है। उनको तलब करना सर, हम हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग की आवाजें सुनते आ रहे हैं, पैसा चलने की बातें सुनते आ रहे हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपने ताई कभी कोई कार्रवाई की सर? कभी कोई नोटिस लिया सर? कभी किसी की किसी को कैंसिल किया, किसी की मेंबरशिप को? सर नहीं किया। मेंबर इसलिए नहीं किया कि ज़ाहिर है कि ये करप्ट प्रैक्टिस के बारे में इनके इख्तियारात इतने महदूद हैं कि उन पर एक्शन लेने के बारे में इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। अब एक छोटा सा इख्तियार ये जो दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बड़ा फायदा हो गया कि जिस अंदाज से उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अपना राय दी है, उससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मजबूत होता जा रहा है। उसी मजबूती की अलामत यह है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। अब इसी तरह अब ये जो हो रहा है, पेशावर की जो वीडियो ऑडियो आ रही है, इसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हाई शख्सियात जो हैं उनको वो तलब करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की कोशिश की है कि आप अपने आइन को समझे, कानून को समझे। आर्टिकल 218 के तहत वो वज़ीर आज़म को तलब कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन तलब नहीं करते। अब वो तलब करें ना, जैसे अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया उन्होंने। अब पूछे वही प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपने कहा हमें 70 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, पूछे किसने दिया आपको, किसने ऑफर किया, बताएं हमें आप। अब ये एक ताकत दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी फ़रोग से मुल्क की मईशत को अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इंसदादे स्मगलिंग इक़दामात पर एक आला सतही इजलास में बताया गया कि ईरान से स्मगल शुदा तेल की फ़रोग से मुल्क की मईशत को 100 से 150 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है, जबकि इस वक्त मुल्क में 2094 पेट्रोल पंप जो हैं यहाँ पर स्मगल शुदा तेल की फ़रोख्त जो है वो हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दफ्तर से जारी होने वाले इस मरासले के मुताबिक मुल्क भर में तेल स्मगलर्स के खिलाफ मुहिम के तहत 609 पेट्रोल पंप्स को सील भी कर दिया गया है और तकरीबन 45 लाख लीटर स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया है। दूसरी तरफ सेनेट की पार्लिमानी कमेटी बराए पेट्रोलियम ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है और कहा है कि स्मगल शुदा तेल पर पाबंदी लगाने के नतीजे में हुकूमत को सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी, जिसको फिर इलाका मकीनों के लिए मुतबादिल ज़रिए मुआश ढूंढने के लिए मुख्तस करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आला हुकाम की जानिब से कमेटी को ये बताया गया कि इस वक्त मुल्क भर में 22 लाख अफराद जो हैं ये स्मगल शुदा पेट्रोल की खरीदो फरोख्त का जो कारोबार है उससे जुड़े हुए हैं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान सेनेटर कबीर शाही ने यह खदशा जाहिर किया कि जब सरहदें बंद हो जाएंगी और तेल की स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा तो फिर जो वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, तो फिर वो गैर मुआशी सरगर्मियों और बदअमनी में मुलव्वस हो सकते हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कमेटी को ये भी बताया कि ईरानी ईंधन की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को 50 से 55 रुपये फ़ी लीटर मुनाफा होता है। स्मगलिंग शुदा ईरानी डीजल ने मुल्क की कुल तलब का 19.5% पूरा किया। अब सवाल ये है कि क्या तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस 22 लाख अफराद को रोज़गार देने के लिए हुकूमत के पास दूसरा मंसूबा मौजूद है?
सवाल ये भी है कि तेल की स्मगलिंग को रोका कैसे जा सकता है। ये भी अहम सवाल है कि क्या हुकूमत को बलूचिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए जामे मनसूबा बंदी नहीं करनी चाहिए क्या, ताकि वो इस तरह के जो गैर कानूनी काम हैं इनमें मुलविस ना हों। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कबीर मोहम्मद शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कबीर साहब आपका। कबीर साहब, आपने ये जो जवाब दिया कि अगर सरहदें बंद हो जाएंगी, तेल की स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा, तो इस काम से जुड़े जो लोग हैं उनका रोज़गार बंद हो जाएगा, उनके पास करने को कुछ होगा नहीं और वो गैर कानूनी जो काम हैं उनमें मुलविस हो सकते हैं, बदअमनी में मुलविस हो सकते हैं। आप समझते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है? इस तरह तो स्मगलिंग को बढ़ावा देने वाली बात है, बजाय इसके कि हम और बात करें, हुकूमत को तजावीज़ दें कि हुकूमत को यहाँ पे और काम करने चाहिए, लोगों के ज़रिए मुआश के लिए काम करना चाहिए, मंसूबे बनाने चाहिए। हम स्मगलिंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए बीबी, असल में इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग जो है उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है, वो यहाँ पे फैसले करते हैं। मेरी जो बातें थे, अब मैं उसी बात पे अब भी आपके साथ भी आपके चैनल के तवस्सुत से बात करूंगा कि बलूचिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वहाँ पे ज़रिए मौश का कोई ज़रिया नहीं। जो हमारी एग्रीकल्चर था वहाँ पे 75% लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत था, एग्रीकल्चर था। और हमारे यहाँ वहाँ पे पानी हम ज़मीन से पंप करके निकालते हैं। वो पहले 45 फीट पे था, अभी 1100 फीट पे जा चुका है। हमारे यहाँ ज़मींदारी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बलूचिस्तान में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में नहरी निज़ाम है, बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट में हम ज़मीन के अंदर से पानी पंप करके एग्रीकल्चर करते हैं, ज़राअत करते हैं। वो ख़त्म हो गया। इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं है, कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं कि जो लोगों को रोज़गार दे सके। सरकारी मुलाजिमत में लाखों लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। आखिर हमारे लोग खाएं क्या? नंबर 1, हमने बड़ा सेनेट की कमेटी में भी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रिकॉर्ड पे मेरा स्पीच मौजूद है, हमने मशवरा दिया था हुकूमत पाकिस्तान को कि जी जो ईरानी हमारे यहाँ लोगों का गुजारा बॉर्डर से रिलेटेड है, हमने ये कहा था कि जब पाकिस्तान में ईरान से बिचूमन आ रहा है, आप उस पे टैक्स लगा दिया है, वहां पे आलू प्याज सब्जियां सारे आते हैं, उस पे आपने टैक्स लगाया है। इवन आप मुर्गी और अंडे भी ईरान से लाते हो। अगर आप इस काम को रेगुलराइज करें जिससे हमारे 2 मिलियन अबाउट 20-22 लाख लोगों का चल रहा है, हमने कहा कि अगर ये लोगों का आप जरिए मुआश को बेहतर करने के लिए सर ये तजवीज़ तो अच्छी है ना कि अगर हुकूमत टैक्स इकट्ठा करेगी, वो पैसा जो है वो बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए, मुख्तलिफ मंसूबे लगाने के लिए उनके जरिए मुआश पर खर्च होगा, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? 74 साल में बलूचिस्तान की अवाम पे कुछ नहीं रहा। साइंदक प्रोजेक्ट को देख, रिकोडिक प्रोजेक्ट को देखे, ग्वादर डीप सी पोर्ट को देखे, बलूचिस्तान के अवाम ये सब देख चुके हैं। सर क्या वजह है कि 70 सालों में बलूचिस्तान के अवाम का जो एहसास महरूमी है दूर नहीं हो सका? कौमी असम्बली में भी बलूचिस्तान से ज़ाहिर नुमाइंदे हैं, अवाम वोट देकर भेजते हैं, सेनेट में वहाँ की नुमाइंदगी है, तो क्या वजह है कि वहाँ के लोगों के लिए आज तक कोई काम हो नहीं सका? देखिए बीबी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि जो सेनेट में हमारी बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगान है, सेनेट बिल्कुल बेख्तियार है। जो कौमी असम्बली जो फाइनेंशियली बिल को अप्रूव करता है, जो डेवलप करता है सूबों को, इलाकों को, उसमें हमारी 9 की बराबर है। जो आधा पाकिस्तान 46% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान है, उसके पहले 12 नुमाइंदे थे, अभी 18 नुमाइंदे, वो भी 342 के अहवाल में। तक NFC अवार्ड में जो ज्यादती बलूचिस्तान से हुआ, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाकी इलाके जो है वो और नमूना पेश कर रहे हैं। तो अभी बलूचिस्तान की बुनियादी वजह NFC अवार्ड, आज ये पाकिस्तान में जो दौलत की तकसीम हुआ उसमें नाइंसाफी की वजह से आज बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। सर क्या वजह है इसकी? जो भी नई हुकूमत आती है वो बड़े बड़े दावे करती है, नून की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की। सर हर कोई बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े बड़े वादे करके इक़्तिदार में आता है। बलूचिस्तान के साथ ज्यादती आप ये देख रहे हैं, साइंदक प्रोजेक्ट जो सोना उगलता है और कॉपर उगलता हुआ एक पहाड़ है, उसमें जो एग्रीमेंट किया गया है 50% जो है चाइना को दिया गया, 48% इस्लामाबाद और 2% बलूचिस्तान।
अभी देखिए ज़कात जो अल्लाह पाक ने फिक्स किया है वो भी 2.5% है। जो सोना बलूचिस्तान से निकलता है उसको ज़कात के बराबर भी बलूचिस्तान को नहीं मिलता। अच्छा, ग्वादर डीप सी पोर्ट पे आ जाए। ग्वादर डीप सी पोर्ट जो उन्होंने बनाया सीपैक के हवाले से, उसके एग्रीमेंट को आप देखें, 91% चाइना, 9% इस्लामाबाद, उसमें भी बलूचिस्तान के लिए 1% रखा नहीं गया। सर सीपैक के बाद तो अब बहुत ज्यादा लोगों के लिए सीपैक का जो मंसूबा है लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है सर। आप भी देखें ना, सीपैक से 1 इंच बलूचिस्तान में नहीं लगा। मैं आपके चैनल पे आके 1 घंटा इस पे बहस करूंगा कि सीपैक से 1 पाई का फायदा बलूचिस्तान को नहीं हुआ। यकीनन पाकिस्तान उससे फायदा लेता होगा बाकी सूबे, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को 1 पाई का फायदा नहीं हुआ। 1 मुलाजिमत नहीं मिला, 1 बच्चा स्कॉलरशिप पे नहीं गया, 1 इंस्टीट्यूशन नहीं बना, 1 किलोमीटर रोड नहीं बना, 1 बिल्डिंग नहीं बना। मैं आपके चैनल से ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि सीपैक से 1 पाई का फायदा, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला, कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, कोई रोड नहीं मिला, कुछ भी। मैं आपके बड़ी जिम्मेदारी सर गवादर पोर्ट के बाद भी वहां पर लोगों के लिए कोई मौके नहीं मिले, वहां पे लोगों को एक मिला कि लोगों को वहां से बेदखल किया गया, मछेरों को बेरोजगार किया गया, जो हजारों सालों से वहां पे मच्छी निकाल के गुजारा करते थे उनको बेरोजगार किया गया। ग्वादर के मकीनों को वहां से भगाया गया, तंग किया गया, बाढ़ लगा के अभी उनको मजीद तंग किया जा रहा है, ये जरूर किया गया। और ग्वादर को 35 किलोमीटर तक बलोच जो वहां के रिहायशी थे उनसे निकाल के दूसरों के हक में दिया गया। जो बलोच वहां पे अभी डेमोग्राफिक चेंज उनका मुतवक्का है कि वहां पे ग्वादर के लोगों का डेमोग्राफिक चेंज होगा, ये जरूर हुआ। लेकिन जहां तक फायदे हैं वहां पे 1 पाई का फायदा किसी। लेकिन सर फिर भी स्मगलिंग को बढ़ाने की या लोगों को रोजगार देने के लिए सर ये जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती सर। इस तरह तो मनशियात जो है वो उसको भी हम कह देंगे कि वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि लोगों के रोजगार का जरिया है। सर ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बहुत अहम बात करने वाला हूँ। कमेटी में मैंने जिस कमेटी आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा, कमेटी में मैंने एक बात रखा था, मैंने कहा रियासत की आर्टिकल 9 बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जी माल और जान की तहफ़्फ़ुज़, और इस रियासत की कानून दस्तूर जमानत देता है कि लोगों का जरिया मुआश का। मैंने कहा कि जो 22 लोगों का जरिया मुआश तेल से मुतल्लिक है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको नौकरी दे दें, उनका जरिया मुआश इतना कर दें कि उनकी रात को चूल्हा जले। सही, ठीक है, हम कानून पास करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, यही अल्टरनेट हल होना चाहिए, यही हल होना चाहिए। बता रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कानून पे पहला दस्तखत मैं करूंगा एज ए बलोच की। उसके बाद अगर कोई 20 लीटर ईरानी तेल उठा ले तो उसको गोली मारा जाए, उसकी खून बख्श है, हम बख्श देते हैं, कानून पास करते हैं। हम कानून पास करेंगे कि जिसके पास ईरानी तेल का 20 लीटर का कोई सुल होगा, जिसको कहते हैं खेन, उसको गोली मार दिया जाए। हम कौमी असेंबली से और सेनेट से ये बिल्कुल कानून पास करेंगे, लेकिन उस सूरत में जब हमारे 22 लाख लोगों का जरिए रोजगार मिलेगा, को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कबीर मोहम्मद शाही साहब मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।